नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 61 को लगाएंगे, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा, आप जरूर से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। हमने आपके लिए एक मैगजीन तैयार करी है जो कि 2020 के पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों महीने के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इस मैगजीन को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम में है। ये टोटल जितने भी इसमें प्रश्न हैं ये सभी के सभी हिंदी मीडियम में है, और ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अप टू बीपीएससी लेवल, अगर आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सैंपल का भी और ये पीडीएफ बाई का भी। आप उस लिंक से क्लिक करके पहले आप सैंपल भी चेक कर सकते हैं, देन अगर आपको अच्छा लगा तो आप परचेज भी कर सकते हैं ओनली फॉर 10 रुपीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जेनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, और बेल्जियम में ही स्थित है नाटो का मुख्यालय। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, वहाँ पे स्थित है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, वो किसान नेता थे, इसलिए उनके जो जन्मदिन है उन्हीं के अवसर पे 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको जरूर ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाग 3। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार को क्या कहते हैं? महायुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है वो स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। ठीक है, आगरा का जो भी किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा। ठीक है, एतमादौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न पिछले बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये जरूर से याद रखना है।
सॉरी एनटीपी से नहीं, एएलपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने सूची हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 12। ठीक है, भारत के संविधान में टोटल 12 सूचियां हैं। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 जो अनुच्छेद है इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, वैसे जो मौलिक अधिकार में है शिक्षा संबंधी अधिकार लिखा हुआ है, पर शिक्षा का डायरेक्टली अधिकार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जो टोटल मौलिक अधिकार जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वो 6 हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। तो ये टोटल 6 जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपको इनको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर आपको यहीं से पता चल जाता है। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और इसको जरूर से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मतलब शपथ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दिलाया जाता है, इसलिए नियुक्ति जो हो गया राष्ट्रपति के द्वारा हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40। ठीक है, बिहार राज्य से लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 40 यानी कि 40। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको जरूर से ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक यात्री किसी मरुस्थल में प्यासा है, वह मरुस्थल 20 डिग्री नॉर्थ एवं 50 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, तो निम्न में से वह मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए दस्ते लूत। ठीक है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? दस्ते लूस्त। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि 90 डिग्री ईस्ट पर दिन के 12 बजे हो तो लंदन में क्या बज रहा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 AM, यानी कि सुबह को 6 बज रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट ये है कि 1 डिग्री पे क्या 4 मिनट्स का अंतर हो जाता है। अगर टाइम में देखें तो 1 डिग्री पे कितना होता है? 4 मिनट्स का अंतर। यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट है। ओके, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90 × 4 यानी कि 360 हो गया। 360 हो गया, और 360 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आवर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो 6 आवर पहले था। मतलब लंदन, अगर यहाँ पे है लंदन से अगर ईस्ट की बात करें तो लंदन से ईस्ट में जाएंगे तो उस तरफ क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे 6 घंटे हम माइनस करेंगे तो 12 में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उसमें 6 माइनस करेंगे तो क्या सुबह के 6 बज जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग नंबर 8 जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली को मुंबई से। ठीक है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है उसको हम बोलते हैं 8। ये 8 है, NH 8 है। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन सी।
और राष्ट्रीय राजमार्ग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक मैप से दिखा देता हूँ और उसको अच्छे से करवा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मैप है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, तो आपको एक एक करके मैं सब कुछ करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो श्रीनगर से लंबा सा एक रूट देख रहे हो जो कि कन्याकुमारी तक गया है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एनएच है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है। और इस एनएच का नाम क्या है? 44, यानी कि NH 44। NH 44 को है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है, एनएच है। ठीक है। और बाकी सभी जो यहाँ पे हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक करके सबको बता नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, जो सबसे लंबा है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किताब किसने लिखी है? सो सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा जो पुस्तक है जो कि काफी फेमस है, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न को एक क्रम दीजिए तथा दिए गए कोड से ठीक ठीक उत्तर दीजिए। सो सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड बृहदर्थ। ये जो है बढ़ते से घटते क्रम में है। इसका मतलब कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, देन उसके बाद बृहदर्थ। तो आपको ये जरूर याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन किस देश का निवासी था? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन जो था वो फ्रांस का निवासी था, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? सो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो कि यूपी में है, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक जॉर्बिक, यहाँ पे एग्जॉर्बिक, एग्जॉर्बिक अम्ल का अम्ल जो है रासायनिक नाम है किस विटामिन का? सो सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एग्जॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक क्या है? सो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, लूनर कास्टिक जो है वो एक सिल्वर नाइट्रेट है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको याद रखना है। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा गया है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्ध अर्ध प्रागम्य झिल्ली के द्वारा तनु से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रासरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूध है? सो सही आंसर है ऑप्शन बी, एक कोलाइड बिलियन। ठीक है, दूध क्या है? एक कोलाइड बिलियन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 बिलियन सामान्य प्रासरण दाब के हैं, वह कहलाते हैं? दो जो बिलियन है एक समान प्रासरण दाब के हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सो सही आंसर है ऑप्शन बी, समप्रासरी बिलियन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समप्रासरी बिलियन बोलते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है घरेलू उपयोग में विद्युत मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी किलोवाट घंटा। ठीक है, इस प्रश्न में आप ये मत सोचना कि एम्पियर, एम्पियर वो ऐसा यूनिट है, पर जो घरेलू यूज में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो जो मापा जाता है वो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्णधता जैसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वर्णधता जैसी बीमारी है उसका इलाज है ही नहीं, उसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिष्टकारी द्वारा। ठीक है, दिष्टकारी के द्वारा इसको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 म्यू सेकेंड में एक पूर्ण चक्र बदलता है, इसकी आवृत्ति क्या है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बराबर होता है 1 अपॉन पूर्ण चक्र या फिर साइकिल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे साइकिल का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 1 म्यू सेकेंड है। 1 म्यू सेकेंड को अगर हम लिखेंगे हर्ज में तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसी को हम अगर उल्टा कर देंगे 1/10⁻⁻6 हो जाएगा। फिर इसको हर्ज में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+6 हर्ज। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके के कुछ फॉर्मूला भी याद रखना है। और इसी तरीके के फॉर्मूला का एक मैं ई बुक लाने वाला हूँ, आपको मंडे तक ये ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, ये इस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा काम और बचा है। इसके बाद मैं आपको मंडे तक एक ई बुक ला रहा हूँ जिसमें कि फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूलेज हैं जो आप जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी फार्मूले वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो आप उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, और उससे आपको फार्मूला याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ध्रुवित नहीं होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती है वो ध्रुवित नहीं होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु दिखेगी। सही आंसर है ऑप्शन सी सफेद। ठीक है, पीले प्रकाश में हरे रंग की जो वस्तु है वो सफेद दिखेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आंख में निकट दृष्टिता होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंख के लेंस में फोकस दूरी की कमी के कारण। ठीक है, आंख में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, उसकी वजह से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आपको जरूर याद रखना सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परमाणु बम डॉट 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 सिद्धांत पे कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी विखंडन। ठीक है, विखंडन सिद्धांत पे ही कार्य करता है परमाणु बम। तो आपको जरूर याद रखना सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हीलियम परमाणु के पास नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी 6 न्यूक्लियॉन। ठीक है, हीलियम परमाणु के पास 6 न्यूक्लियॉन नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हड्डी ऊतक का मुख्य अवयव क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हड्डी ऊतक का जो मुख्य अवयव है वो अवयव जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा करते हैं क्योंकि। सही आंसर है ऑप्शन सी यह मृदा के लिए लाभकारी होता है, इसीलिए क्या करते हैं अनाज उपजाने के बाद उसमें दाल उपजाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कुट फल वह है। सही आंसर है ऑप्शन डी जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग विकसित होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम कुटफल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है उत्पादक जीव हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादक जीव बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन जो है वो गोलाकार प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैलिब्डेनम। ठीक है, मैलिब्डेनम जो है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली है। सही आंसर है ऑप्शन डी, Na+ की अपेक्षा K+ के लिए अधिक परागगम्य। ठीक है, ये जो है विश्राम के समय तंत्रिका झिल्ली का एक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है, पक्षी जो है अपना वर्ज्य पदार्थ जो होता है वो यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सेलुलोज है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एक बहुसेकेराइड। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक बहुसेकेराइड है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्साइनोमीटर। ठीक है, ऑक्साइनोमीटर को ही पौधे की वृद्धि को मापने के लिए यूज में लाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सीटें हैं। ये प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, राज्यसभा में जो अभी सीटें हैं वो है 238, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है, तो टोटल स्ट्रेंथ है 250, यानी कि 250। 250 जो है टोटल स्ट्रेंथ है, बट अभी जो है 238 ही लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं राज्यसभा में। ठीक है, फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।